हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार खोड़ो हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। अपोजिशन के दरमियान जो इख्तलाफात हुए हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद फ़िलहाल नज़र आता है कि वहाँ इंतशार है और कोई सूरत ऐसी नहीं है कि वो मुस्तक़बिल करीब में यकजा होकर के वो तहरीक चला सकें जो उन्होंने 26 तारीख से चलानी थी, जिसका मुलतवी होने का ऐलान कल ही हो चुका है। अब होना तो ये चाहिए कि ये बहरान टला है तो हुकूमत को और ज़ाहिर है इससे सियासी इस्तेहकाम भी आएगा कुछ मुल्क में, जो कि गुज़िश्ता 2 साल से हम देख रहे थे कि बहुत अफरा तफरी का आलम था। हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मौके को इस्तेमाल करे और उन चीज़ों पर फोकस करे जिसके बारे में आवाम परेशान हैं, यानी मईशत, यानी महंगाई और दूसरे मसाइल जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त आवाम से है, सियासत से शायद इतना नहीं है एक दूसरे की। फवाद चौधरी ने, जो मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है। अच्छी बात है, अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च से पीछे हटी है। पार्लिमान में एक कदम आगे बढ़ें और इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज़ करें। नए इलेक्शन कवानीन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील करते हैं। अदालती और इंतज़ामी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत हैं, अपोजिशन तजावीज़ दे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी एक ख़त लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो फिल फॉर एक इंटर पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी बनाएं जो कि इलेक्शन के हवाले से तजावीज़ दे और ऐसे लॉज बनाए जिसकी वजह से जो धांधली हुई है सेनेट इलेक्शंस में या हुकूमत के मुताबिक डस्का के इलेक्शन में वो ठीक हो सके। तो साथ ही लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दोबारा रगड़ दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने असल में नाकाम हुआ है यहाँ पर, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा था मगर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया। तो इमरान खान साहब अभी भी सींग फंसाए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, जो ज़ाहिर एक आइनी इदारा है, मगर शुरुआत अच्छी हैं कि उन्होंने एटलीस्ट वुससा पार्लियामेंट के अंदर ये तजवीज़ दी है पार्लियामेंट्री पार्टी के। होना आइडियली तो ये चाहिए था कि वो ख़ुद जाकर के पार्लियामान में एक ख़िताब करते और कहते कि जनाब ये कौम से ख़िताब कर लेते, जैसे हर बहरान के मौके पर वो करते हैं। बहरान टल गया है तो उन्हें ही ज़ाहिर है पहल करनी चाहिए है इसमें। जहाँ तक अपोजिशन का मामला है उस पर भी बात करेंगे, मगर क्या इमरान खान साहब जो है वो पहल कर पाएंगे, क्योंकि वो अभी तक अपोजिशन से हाथ मिलाने को तैयार ही नहीं है, बात करना तो दरकिनार। तो वज़ीर साहब, आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है हुकूमत लेगी या खान साहब वही रविश रखेंगे कि अपोजिशन को झाड़ते रहें? देखें, आज की तारीख़ तक जो फवाद चौधरी कहते हैं या खान साहब करते हैं, हम जब उसका तज्ज़िया अच्छी या बुरी नीयत से करते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता कि कल का जब सूरज तुलू होगा तो खान साहब की क्या लाइन होगी या उनके वज़रा की क्या लाइन होगी। अच्छा, ऐसा हम एक दफ़ा नहीं दर्जनों बार देख चुके हैं। एक हज़रत अली करमल्लाह वजह का कौल है कि बेवक्त का मजाक दुश्मनी बढ़ा देता है। एक ऐसे मौके पे जबकि सेनेट में के ज़ख़म ताज़ा लगे हुए हैं हिज़्ब इख्तिलाफ़ को, और उसके बाद जब बज़ाहिर पीटीएम का ये मौक़िफ़ है सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स, अब अगर वो यकीन कर भी लें कि जी ये इलेक्टोरल रिफॉर्म चाह रहे हैं, तो उनके साथ बैठने का मतलब है कि आप सिलेक्टेड के साथ बैठ गए अपने मौक़िफ़ के हवाले से। दूसरी सूरत हाल ये है कि आप जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं वो मज़ीद शार्पन होंगे अगर कुछ फ़ैसला होता है। और फिर ये है कि इस बात की क्या ज़मानत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीछे जिस तरह हुकूमत पड़ गई है हाथ धो के, तो ये एक नया महाज शुरू हो गया है। आज अभी बिलावल का बयान आया कि ये ब्लैक मेलिंग है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। यानी हुकूमत
एक तरफ से मफाहमत की अगर बात भी करती है तो उससे फिर दूसरे ही लम्हे या दूसरे ही दिन कोई ऐसी चीज़ सरजद हो जाती है कि फिर वो एक नया इशू बन जाता है। दूसरे क्या तो, आज के दिन ही तो ऐसी सिचुएशन में आदमी ब्लैक पे हाँ करे या वाइट पे हाँ करे, इनके माइंडसेट के बारे में क्या सोचे। तो बंदा अगर सोचता तारीफ भी करना चाहे ना कि यार ये बहुत अच्छा हुआ है, तो ये सोच के चुप हो जाता है कि यार मैं तारीफ तो कर देता हूँ लेकिन 5:10 पे पता नहीं क्या सूरत हाल होने वाली। लेकिन ये है कि कम से कम एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो है आज के दिन के लिए कि वो तय करें कि हाँ ठीक है जनाब, जो हमने करना था, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर शाउटिंग मैचेस होते थे उनको खत्म अपोजिशन और बैठे। बकौल अपोजिशन सिलेक्टेड जो है कुछ भी कर ले, हाँ हम साथ नहीं बैठ सकते। चलिए ज़रार, आपके ख्याल में खान साहब जो हैं वो ये मौका पहले की तरह गवाएंगे या इससे कुछ हासिल करेंगे? देखिए 90% चांस है कि गवाएंगे, अगर मतलब ट्रैक रिकॉर्ड को देखें। लेकिन मैं ये नहीं बात करना चाह रहा कि वो क्या करेंगे, मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि वो क्या मेरी नजर में, मेरी नाकिस राय में क्या करना चाहिए और इसको अचीव भी कैसे किया जाए। मैं बस एक चीज का थोड़ा सा जवाब देना चाह रहा हूँ, जो अभी वसत साहब कह रहे थे ना कि उनका मौकफ है सिलेक्टेड, उनका मौकफ है चोर डाकू, तो आप कैसे बैठ सकते हैं एक साथ में? देखिए सियासत में कुछ भी मुमकिन होता है। आज जो आपके दुश्मन है कल वो आपके दोस्त हो सकते हैं, एक दिन बाद वो दोबारा आपके दुश्मन हो सकते हैं। कातिल लीग के साथ आप बैठ सकते हैं, माजी में आप चपरासी को वजीर बना सकते हैं, तो वो जाहिर है वो तो कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो मतलब देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ये अगर हम बात करें कि वो इस मौकफ से कैसे वापस आ सकते हैं, सर यूं वापस आ सकते हैं। जब काम करना पड़ता है तो आपको काम करना पड़ता है। और जैसे बकौल खान साहब के कुछ यूटर्न अच्छे भी होते हैं, तो ये यकीनन एक अच्छा यूटर्न होगा, चाहे गवर्नमेंट की साइड से हो, चाहे ऑपोजिशन की साइड से हो, या चाहे दोनों की तरफ से, दोनों साथ साथ यूटर्न ले तो कितनी मजे की बात होगी। करना क्या चाहिए और क्यों करना चाहिए? पहले तो मेरा ख्याल है कि जी जैसे आपने कहा और ये वाजे है, एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ सिग्नलिंग आपने की है। चले हम शुरू करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म से। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में तो एक बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट बनती है ना कि जी देखें 2 बार आप डसे हैं, एक बार हम भी डसे हैं, क्यों ना हम बैठकर मफाहमत के साथ एक चीज ये रिफॉर्म पैकेज कर लें। क्योंकि एंड आई विल से दिस, अगर हुकूमत वाकई सीरियस है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, और मैं इसमें डिबेट नहीं करने वाला चाह रहा कि वो सीरियस है या नहीं है, अगर वो सीरियस है तो उनको भी पता है कि ये कोई एक पार्टी या एक रूलिंग कोalition का काम नहीं है। आपको अक्रॉस द बोर्ड बाय पार्टिजन कंसेंसस चाहिए होता है। क्या ये बाय पार्टिजन कंसेंसस मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। हमने और बिल्स में भी देखा है, माना कि वो इस तरह के पॉलिटिकल और शायद मतलब मुल्क को बदलने वाले बिल नहीं है, लेकिन आपने कॉर्पोरल पनिशमेंट लॉ के बिल में देखा है, आपने ज़ैनब अलर्ट बिल में देखा है, और भी बहुत इवन फेटफ के कवानीन हैं, चले जैसे भी हुए लेकिन एक कंसेंसस से हुए, बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर एक लटकती हुई तलवार थी बहरहाल। जी आई मीन इवेंचुअली ये कंसेंसस, ये इस पे भी बात सारा थोड़ी सी कर ले कि कंसेंसस पैदा कैसे किया गया था और किसने पैदा किया। जैसे भी हुआ था वो तो जाहिर है सबको पता है कि कैसे। अच्छा तो मुझे बताएं, वो सब कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल पे क्या मतलब जीएचक्यू से कॉल आई थी? नहीं उस पे नहीं आई थी। उस पे नहीं। बिल पे क्या जनरल फैज की का व्हाट्सएप आया था। हर एक चीज भी कंस्पिरेसी नहीं होती। देखिए फैटफ में अगर ऊपर से प्रेशर आया तो अच्छी बात है यार, कुछ चीजों में आना भी चाहिए। फैटफ बिल पास करना था आपने, जिसने भी पास कराया, जैसे भी पास कराया, जिसकी भी कॉल्स आई, जितने भी तारे थे उनके शोल्डर्स पर, आई डोंट केयर बिकॉज इट सर्व्ड द पर्पस। हाँ, एक्सटेंशन पे भी कंसेंसस हो गया था सर, हर चीज, इन सारी चीजों पे माय पॉइंट इज कि सिलेक्टेड और चोर डाकू कुछ इश्यूज पर आकर बात भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। ये 2 केसेस जो आपने अभी मेंशन किए, एक्सटेंशन के और फैटफ के, सही है, आप कह सकते हैं ऊपर से डंडा आया। फैटफ के केस में तो मैं कहता हूं कि आना चाहिए था, अच्छी बात है आया यार, क्योंकि मुझे पेड़ गिनने से नहीं है यार, मुझे आम खाने से, और मैं ख्याल आवाम को भी पेड़ गिनने से कोई शौक नहीं है, आवाम को आम खाने हैं। हाँ जरा, लेकिन मसला देखें 2.5 साल गुजर चुके हैं और जो मईशत की हालत है वो अबतर है, और ये तो ब्रॉडर कंसेंसस है कि मईशत जो है इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, और महंगाई जिस तरह से हो गई है। मैं पेशेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल की, ठीक है? बिकॉज अगर आपने काम शुरू करना है तो आपने कहीं से स्टार्ट करना होता है, ठीक है? इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल एक ऐसी चीज है जिसमें आप कंसेंसस जनरेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो।
आसान काम नहीं होगा, बड़े इख्तिलाफात भी होंगे, लेकिन वंस यू स्टार्ट टॉकिंग तो फिर और एवेन्यूज ऑफ कंसेंसस एंड कोऑपरेशन स्टार्ट टू कम अप। ठीक है, अच्छा ये कंसेंसस और कोऑपरेशन आपको क्यों चाहिए? अगर मैं पीटीआई से मुखातिब हूं, सर आपके पास दो धाड़ी अक्सरियत नहीं है, आपके पास हैवी मैंडेट नहीं है, आप जितना भी ना चाहें, ये बाकी पार्टीज भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सीन का हिस्सा हैं, यू कैन नॉट रियली गवर्न विदाउट दैम। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। तो माहौल बनाने के लिए जरा फिर ये बताओ, माहौल बनाने के लिए हुकूमत को कौन कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए? इसलिए कि हुकूमत ही का काम है ना ये। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं वहां ही आ रहा था। सबसे पहले तो जैसे ये बात की ना, ये जो प्रपोजल दिया है कि जी एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनाए या एक बाई पार्टिसन कमीशन बनाए जिसमें सब आके बैठकर अपनी राय दें, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो यही है ना। बेशक अपनी रेटोरिक को टोन डाउन ना करें, वो आपको गालियां दे, अंदर खानी आप फिर भी काम कर सकते हैं, एंड यू हैव टू डू इट। आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर 2/3 मेजोरिटी किसी के पास होती, मैं कहता कि आप किसी के साथ बात ना करें सर, आप बस जो भी बिल डालना है आप डाल दें, लेकिन आपको करना पड़ेगा। लेकिन जरा देखिए, जिसने इलेक्शन रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, जो जिस इदारे ने इलेक्शंस करवाने हैं, उसके साथ आपने अभी भी सींग फंसाए हुए हैं, और अब तो आप सामने आ गए हैं ना कि जनाब ये तो हो ही नहीं सकता, इलेक्शन कमीशन तमाम मेंबरान समेत बदले। तो इसका मतलब है कि अभी जो है वो जो टेंशन्स ऑलरेडी चल रही हैं, या आप कह लें कि जो फॉल्ट लाइंस हैं वो तो मौजूद हैं। तो ये यहाँ बैठ करके तो फिलहाल आपने अपोजिशन को एक तरफ एक और मुद्दा दे दिया इलेक्शन कमीशन की सूरत में, दूसरी तरफ अपोजिशन से आप ये भी कह रहे हैं कि जनाब आप आइए, तशरीफ लाइए। जिस सवाल का आप जवाब दे रहे हैं वो सवाल मैं पूछ ही नहीं रहा। मैंने ओपनिंग में ही कहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि कुछ किया जाएगा, लेकिन अगर किया जाए तो ऐसे किया जाएगा, किया जा सकता है। मैं आर्ग्यू ही नहीं कर रहा कि मिक्स सिग्नलिंग है, मैं ये तो आर्ग्यू ही नहीं कर रहा कि एक और महाज शुरू हुआ है। मैं एक टेक्निकली बात कर रहा हूं कि अगर आप करना चाहें तो आप इस फॉर्मूले के तहत कर सकते हैं। ये बताओ, मौजूदा गवर्नमेंट में टेम्परामेंटल कैपेसिटी है ये करने की? सर मैंने जो ओपनिंग में मैंने क्या कहा था मैंने 90% चांस है कि ऐसा वाला, मैं सिर्फ उस 10% की बात कर रहा हूँ। यार तुम चूंकि स्काइप पे हो ना, लिहाजा हम ये समझ रहे हैं कि तुम एक कमेंटेटर हो, हमारे गेस्ट हो, इसलिए ये इस तरह के सवाल जवाब करें। अगर तुम यहाँ आ जाओगे ना कल, तो हम देख लेंगे, तो लूडो अच्छी खेल सकेंगे हम। शिबली फराज नहीं है सर। हाँ, वही लूडो अभी खेलते हैं, लूडो भी बाकी है। एक वक्फा लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं अपोजिशन जमातों के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। अगर वज़ीर आज़म इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे तो अपोजिशन को भी ज़ाहिर है उसका जवाब देना होगा। फ़िलहाल तो जवाब यही आया कि नहीं जी, हमें कबूल नहीं है, बल्कि जो हॉकिश जमात है PDM में, मुस्लिम लीग नवाज़, उसकी जो मरियम नवाज़ शरीफ हैं वाइस प्रेसिडेंट, और फ़िलहाल कुल ही हैं इस जमात की पाकिस्तान के अंदर, उनसे एक सारिफ ने आज पूछा ट्विटर पे, शहाब सिद्दीकी साहब हैं एक साहब, उन्होंने पूछा कि जी उम्मीद है आप आज बेहतर होंगी, कल तो आपका बड़ा रफ़ डे गुज़रा, और उन्होंने कहा लेकिन फिर भी अप्रिशिएट करते हैं आपने कि आप इस हद तक आईं। उस पर मरियम नवाज़ शरीफ ने जवाब दिया है कि कोई ख़राब दिन नहीं गुज़रा, कल रफ़ डे नहीं था। जब आपको ये पता है कि इस वक्त जो परेशान है वो सिलेक्टेड है, क्योंकि वो उसे ये समझा जा रहा है कि वो अब स्पेंट फोर्स है, लिहाजा और उसके साथ एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा है जिसको फॉस्टर भी किया जा रहा है। अब उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए, अपोजिशन को भी कह दिया, अपनी साथी जमात पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा कर दिया कि एक सब्स्टिट्यूट को फॉस्टर किया जा रहा है, और साथ ही उन्होंने हुकूमत को भी कह दिया कि जनाब आप तो स्पेंट फोर्स कंसिडर किए जा रहे हैं सिलेक्टर्स की तरफ से। ज़ाहिर है उनका इशारा उसी जानिब होगा। अब नून लीग का मसला ये है कि ठीक है आप हॉकिश पोजीशन ले लें, मगर नून लीग की जो वो वोट बैंक है, पंजाब है, बिल्कुल सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी जमात रही भी है वो इस सूबे की, 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी आते रहे हैं,
मगर क्या उनका वोटर जो है इस हॉकिश सेंटिमेंट को इसी तरह कैरी कर सकता है? जो हमने देखा पीडीएम के लाहौर जलसे में, वो मायूस कुन एक इज्तिमा था। सब ने उसको कहा कि वो इज्तिमा उतना बड़ा नहीं था कि होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो ज़ाहिर है ताजिर है, और ताजिर जो है वो अपनी दुकान बंद नहीं करेगा। एहतजाज के लिए भी या बाहर निकलने के लिए भी ये चीज़ पता है, और इसीलिए आपको पता है JUIF के कारकुनान की मदद ली जाती है। पीपल्स पार्टी के जियाले आपको पता है वो सड़कों पे आने वाले, उनकी भी मदद ली जाती है। तो जो इस वक्त नून लीग की सूरत हाल है, उनको हॉकिश मुबशिर, देखिए जो अभी मरियम नवाज ने साहिबा ने ट्वीट किया है, तो और क्या कहेगी यार कि नहीं इट वाज अ रियली बैड डे, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। ये तो क्या बातें आपको करनी पड़ती है ना। और जहां तक ये, और बाकी क्या है यार, एक इशारा इधर एक इशारा उधर, मेरी नजर में इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। देखिए नून लीग की जो स्ट्रेटेजी रही है कि जी हम इस सिस्टम को ही गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस्तीफे दे देंगे, मार्च कर देंगे, कुछ नहीं हासिल होने वाला। ठीक है, द स्ट्रेटेजी वाज ऑलवेज डूम्ड टू फेलियर, और मैं ये डे 1 से कह रहा हूँ। जहां तक फजलुर रहमान साहब की बात है, उनका जो अलमिया है ना, वो क्या है कि वो नेशनल लेवल पर खेलना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी पहली रीजनल पार्टी है। वो पॉलिटिकल सर्वाइवल की गेम है। उनको पता है कि अगर अभी गेम नहीं खेली या अगर गेम को नहीं पलटा तो मैं गया, नॉट फॉर नाउ, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, सही। तो ये सारी चीजें अगेन ठीक है, लेकिन एक अब क्या करें, जब तारीख की तरफ पीछे मुड़ के देखते हैं ज़रा, तो आप ये देखते हैं कि किसी भी वजीर आज़म ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, जैसे भी सही। हाँ, 3.5 साल मैक्सिमम है किसी भी वजीर आज़म के लिए। मेरा ख्याल है बहस फिर किसी और समत में जा रही है। कल से मैं एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आपकी भी और ज़रार की भी। कल से ये भी हो रहा है कि जी PDM दफन हो गई, ख़त्म हो गई। मेरा ख्याल के लगे इसलिए कि दीवार से लगी हुई ऑलरेडी अपोजिशन, जैसी कैसी भी PDM चलती रहेगी, इसमें गर्म सर्द ऊंच नीच आती रहेगी, इसलिए कि अपोजिशन के पास इस वक्त फिलहाल कोई और ना चारा है, ना कोई गुंजाइश है कि वो ये अफोर्ड कर सके इस इत्तेहाद को ख़त्म करने की। वो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का जो ज़रार ने मुझे एक दफ़ा बताया था कि वी मस्ट ऑल हैंग टुगेदर और श्योरली वी विल ऑल हैंग सेपरेटली। तो वो डिलेमा तो PDM के साथ लगा हुआ है। अच्छा, मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो भी इनके हो जाए कि जी पोशीदा तौर पे तंज है या सामने है, ये चलता रहेगा। ये जो पीपल्स पार्टी है इसकी बड़ी हिस्ट्री में गड़ी हुई पोजीशन है। ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ ब्लूम जाके जो है इसने, जरदारी साहब ने कल कोई धमाका किया है। ये बात दुरुस्त है कि जब मुल्क गिर एहतजाज की फ़ज़ा हो, जैसे आपको अगर रिकॉल करें PNA के ज़माने में पूरे मुल्क में एक ही टेम्परेचर था चारों सूबों में, या फिर MRD के ज़माने में आप देखें, जब उस तरह का टेम्परेचर होता है ना, तो फिर रिज़ाइन करने का कोई फ़ायदा होता है। वरना आप रिज़ाइन कर लें, इमरान खान ने यह तजर्बा कर लिया ना, 126 दिन के धरने में उन्होंने 15 दिन बाद ही इस्तीफा जमा करा दिए थे स्पीकर को। फिर वही उन्होंने एहसास हुआ कि यार एम्पायर की उंगली तो नहीं उठ रही, तो वही इस्तीफा दोबारा लेने के लिए वो भागे। तो जरदारी के जहन में गालिबन ये बात भी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं जी ज़िया दौर में बहुत पिटी पीपल्स पार्टी, हाँ, एक क्लीशे बन गई है ये बात। ज़िया दौर से भी आगे अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी को जाम सादिक ने देखो कितना टफ टाइम दिया। एक दफ़ा जब हुकूमत गई और उसके बाद फिर अरबाब रहीम तक की हुकूमत में कितनी मुश्किल हुई। तो ये तजर्बात भी पीपल्स पार्टी के जहन में है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। अच्छा, फिर बात यह है कि फ़र्ज़ करें अभी तक यही तय नहीं हो पा रहा कि ये कोई तहरीक है PDM या इलेक्टोरल अलायंस बनने के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। इलेक्टोरल अलायंस इसलिए नहीं बन सकता कि मौलाना फजलुर रहमान का एक एजेंडा है, उनकी एक आइडियोलॉजी है, नून का अलग है, पीपल्स पार्टी का अलग है, बाकी जमातें कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अलग-अलग सूबों में है। फिर मसला ये है कि जैसे सिंध पीपल्स पार्टी का गढ़ है रिवायती तौर पे, पंजाब नून का गढ़ है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की पंजाब में कमजोर पोजीशन है। अब अगर इलेक्टोरल अलायंस नहीं बनता तो पंजाब तो जाएगा नून के पास। अच्छा, अगर ये इस्तीफे दे देते हैं पीपल्स पार्टी वाले
तो सिंध भी गया और पंजाब तो वैसे भी उनके हाथ में नहीं है, तो इसको बेसिकली मिलेगा क्या? जरदारी के जहन में ये भी होगा जब उसने ये बात की होगी। अच्छा, इमरान पे सबका कंसेंसस है कि जी वो सिलेक्टेड है, लेकिन जो सिलेक्टर है उस पे कंसेंसस नहीं है। मसलन एन की एक एक्सट्रीम पोजीशन है ना, वो नाम भी लेते हैं, ये है फलाना है। पीपल्स पार्टी की जो है मिडल ऑफ द रोड पोजीशन है, कभी वो गर्म हो जाती है, कभी वो सर्द हो जाती है, वो खुल्ला तसादुम मोल नहीं ले सकते, इसलिए कि मुकदमों के शिकंजे भी तो है यार, उस तरफ भी तो देखना पड़ता है ना कि ढीले पड़ जाए या है। अच्छा, और सर पे से अगर सूबाई हुकूमत का भी साया चला जाए तो फिर तो डैब है, जरदारी है, एस्टेब्लिशमेंट है, फिर तो धूप ही धूप है ना। तो ये मेरा ख्याल है जरदारी के जहन में था। अच्छा, बात ये है कि अगर आज मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब की हुकूमत होती, या जिस तरह मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास केपी की हुकूमत थी, क्या तब भी ये धरने और एजिटेशन के साथ इस्तीफे जोड़ते? नहीं। तो पीपल्स पार्टी का तब काजी हुसैन अहमद साहब बेचारे, हाँ नहीं वही ना, मरहूम, हाँ वो तो अच्छा रियल पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें देखें ना। अच्छा, मियाँ साहब खराबी सेहत की वजह से ठीक है बाहर है, होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, जरदारी साहब की सेहत भी इजाजत नहीं दे रही, तो अगर वो भी एडवेंचर में आ जाएं, वो तो लंदन में बैठ के अफोर्ड कर रहे हैं, ये एडवेंचर में आ जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, ये सीधे कराची जेल जाएंगे। फिर वो दूसरी बात है कि ज़ियाउद्दीन में फिर कमरा पूरा सब्जी फरार दे दी जाए, लेकिन जाएंगे लोकली। ये तो ये सारी चीजें हैं जो कि देखी होंगी पीपल्स पार्टी ने, हवा में मौक़िफ़ नहीं आ गया उसका। आई एग्री बिल्कुल, आप कह रहे हैं, कमोपेश यही बातें कल की थी कि उनका कोई यहाँ पे स्टेक, उनका ज्यादा स्टेक है, वो क्यों करें। मैं सिर्फ एक आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, और ये थोड़ा रियल पॉलिटिक्स से आगे है। आपको पता है कि इस महीने बांग्लादेश की गोल्डन जुबली आ रही है जी। अभी मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था यार, हर एक चीज में वो हमारे से आगे हैं, ठीक है। ये जो मैं कंसेंसस की बात कर रहा हूँ, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने कैसे अचीव किया, क्योंकि उन्होंने अच्छी पॉलिसीज बनाई, एंड देन रिगार्डलेस कि किसकी हुकूमत आई, उन अच्छी पॉलिसीज को कंटिन्यू किया गया। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं सर, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात नहीं करते। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो पॉइंट, सॉरी जरा वक्फे का वक्त हो गया है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। इस्लामाबाद में जो आज एक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू हुआ है, एक बहुत अच्छा कदम लिया गया है, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और वो दिन चले गए जब नेशनल सिक्योरिटी यानी कौमी सलामती का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ सरहदों से, सरहदी तनाज़ों से या फ़ौज के साथ होता था। अब जो चैलेंजेस हैं बराह रास्त वो मईशत से भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से हम हर साल जो है अरबों डॉलर का हमें नुकसान होता है, और उसके अलावा दूसरे पहलू भी हैं। तो आज एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, इस्लामाबाद में 2 रोज़ा इस्लामाबाद डायलॉग शुरू किया गया है, जिसमें बहुत से थिंक टैंक्स, नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न के अंडर ये डायलॉग शुरू हुआ है। आज वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह किया, और इफ्तिताही कलमात में उन्होंने भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस रखा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंज और जो दूसरे चैलेंजेस हैं, जिसमें ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी के दूसरे एस्पेक्ट भी आते हैं, वो भी हों। कल जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर बाजवा, वो भी इससे ख़िताब करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हसन साहब, जो कि नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न के जो ये आज सेमिनार शुरू हुआ है उसके ऑर्गेनाइजर्स में से हैं, ख़ुद आपका ताल्लुक़ थिंक टैंक से है। तो वेलकम टू द शो हसन। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इस इनिशिएटिव में पहली बार यूनिवर्सिटीज़ को भी शामिल किया गया है कि वो रिसर्च करें, और अपने उस रिसर्च की रोशनी में जो है वो पॉलिसी फ्रेम की जाए। वरना पहले पॉलिसी फ्रेम करने का तरीक़ाकार ये होता था कि जो हुकूमत वक्त होती थी, जो कुछ उसके समझ में आता था वो कर लेती थी। तो ज़रा इस डायलॉग का पस मंज़र बताइए और इसके मकासद। जी शुक्रिया मुबश्शिर। देखिए, आज दो चीज़ें हुई। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रल एड्रेस दिया अपना इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का,
और उसका मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और साथ में उन्होंने लॉन्च किया नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के नीचे एक एडवाइजरी पोर्टल। और इस एडवाइजरी पोर्टल का मकसद ही यही है कि हम अपनी जो पॉलिसी हम लोग बनाते हैं, हुकूमतें बनाए, और ख़ास तौर से जो कौमी सलामती से रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाए वो इंक्लूसिव हो, रिस्पॉन्सिव हो, और उसमें जो हमारी माशाल्लाह से पाकिस्तान में जो है वो ज़हीन लोगों की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ थिंक टैंक्स चल रहे हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रिसर्च और पेपर और पॉलिसी रिकमेंडेशन बनाई जाती हैं। लेकिन एक हमने ये महसूस किया नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में कि बहुत अरसे से एक खला महसूस की जा रही थी, और वो खला ये थी कि जो काम इन पॉलिसी सर्कल्स में किया जा रहा था और यूनिवर्सिटीज़ में किया जा रहा था, क्या वो डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग में इनपुट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, उसको लिया जा रहा है ऑन बोर्ड के नहीं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन ने, जिसका एक बहुत अहम काम ये भी है कि वो मुल्क के मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल हब्स के साथ अपनी इंटरेक्शन बढ़ाए और उनको पॉलिसी मेकिंग में उनकी राय को जो है वो शमूल किया जाए, हमने ये एडवाइजरी पोर्टल लॉन्च किया आज, जिसका इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान ने किया। दूसरी चीज जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग है, उसकी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि इसकी जरूरत इसलिए महसूस की गई कि हम जो नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में लोग काम कर रहे हैं और हमारे साथ जो एडवाइजरी बोर्ड के नीचे थिंक टैंक्स हैं 5, हम लोगों ने ये सोचा कि दुनिया में आपको पता है कि जिस तरह मैनामा डायलॉग होता है, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, शंग्रीला डायलॉग होता है, भारत में भी रायसीना डायलॉग कुछ अरसे से चला जा रहा है। तो हम लोग अक्सर हमारे मुल्क के वजीर या हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बाहर जाते हैं, हम वहाँ पर एड्रेस करते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो कोई छोटा मुल्क तो है नहीं, एक अहम मुल्क है, अपने खित्ते में भी एक मुल्क है। तो हमारे यहाँ भी एक ऐसा डायलॉग शुरू होना चाहिए जो कि एनुअल बेसिस पर हो, और जो कि दुनिया के जो बड़े सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं उसमें उसका शुमार हो। अभी तो वर्चुअल हमें करना पड़ गया कोविड की वजह से, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जैसे ये सूरत हाल बेहतर होती है, हम होप करते हैं कि आने वाले दिनों में फॉरेन डिग्नेटरीज भी आएंगे, खित्ते से भी और बाकी दुनिया से भी, और एड्रेस करेंगे। साथ साथ में इस सिक्योरिटी डायलॉग का ये भी मकसद था कि एक जामे कॉम्प्रिहेंसिव कौमी सलामती का जो है वो एक खाका, जो कि वजीर आजम इमरान खान साहब की अपनी विजन के तहत और पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रिंसिपल्स के तहत तैयार किया गया, उसको भी आवाम के सामने रखा जाए। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को आज बहुत सारे जो है वो मसले दरपेश हैं। आजकल कौमी सलामती जो है वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल सेंस में सिर्फ बॉर्डर्स पे या डिफेंस से रिलेटेड या मिलिट्री से रिलेटेड नहीं है, जबकि वो एक बहुत अहम जुज है। तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई अहमियत कम हो गई है, लेकिन ये रियलाइज करना कि आजकल पाकिस्तान को पिछले खास तौर से ये जो 21वीं सदी है इसमें जो मसले दरपेश हैं वो इससे कई ज्यादा है। उसमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आती हैं, जिसके अंदर आपने जिक्र किया क्लाइमेट चेंज का, लेकिन साथ साथ में फूड सिक्योरिटी भी है, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। उसके अलावा देखें ह्यूमन सिक्योरिटी के और एस्पेक्ट्स भी हैं। मिसाल के तौर पे वजीर आजम साहब ने ये विजन आज भी पेश किया कि एक मुल्क की कौमी सलामती तब तक होती है जब तक कि उसके जो आम शहरी है वो अपने आप को सेफ और महफूज समझे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कौमी सलामती का पर्सपेक्टिव जो है वो आम शहरी की नजर से देखें और इसका एरिया एक्सपैंड करें। हम लोगों ने पानी का जिक्र भी किया कि जी वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी है, सारी दुनिया में ये एक कौमी सलामती का इशू बना। और मुल्कों में मुख्तलिफ एजेंसियां, मिलिट्री भी, हर किस्म की कौमी एजेंसियां जो है वो कोविड की प्रिपरेशन में उससे निपटने में जो है वो दरपेश है उनको मसाइल। तो ये हमें ये समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान में भी ये कॉन्वर्सेशन होने की ज़रूरत है कि अब कौमी सलामती के जो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पर साइबर सिक्योरिटी, हमारे पास हम सब आज डिजिटल एज में रहते हैं और वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि दो चीज़ों को बैलेंस करना है मुबश्शिर। देखिए, एक तरफ हमें साइबर सिक्योरिटी भी चाहिए ताकि
कोई बाहर का मुल्क हमें जो है वो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खराब ना कर सके। लेकिन साथ साथ में हमें अपने यूथ को डिजिटल दुनिया के साथ कंपीट करने के लिए, ग्लोबल दुनिया में कंपीट करने के लिए वो टूल्स देने की जरूरत है जो कि उनको कनेक्ट करे डिजिटल दुनिया के साथ। तो इसका बैलेंस बहुत जरूरी है। तो हम ये पर्सपेक्टिव आज इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे जो वजीर आज़म साहब ने इस डायलॉग के जरिए लॉन्च किया। अच्छा हसन, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जो नैरेटिव बिल्ड होता है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, वो जितने भी ज़्यादातर थिंक टैंक्स जो हैं वो मिलिट्री इन्फ्लुएंस्ड ही रहे हैं माजी में, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। ज़ाहिर है टेररिज्म का हमने फेस किया बहुत बड़ा एक गुज़िश्ता 15 साल में एक मैनेज जिससे हम अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल चुके हैं। तो ये ऑल इंक्लूसिव करना मेरे ख्याल में तो बहुत एक अच्छा कदम है कि आप यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे बच्चों को और उनकी जो रिसर्च है उसको भी शामिल करें। मगर क्या ये जो हमारे यहाँ एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ही हर चीज़ों को देखा जाता है, आपके ख्याल में इस इनिशिएटिव के बाद वो चीज़ें बदलेंगी? जी यकीनन, मेरा ख्याल है कि वो तो बदल रही हैं। आप देखें कि अगर आप वज़ीर आज़म साहब की तकरीर भी सुने तो वो बहुत ही वाज़ेह है कि हम कौमी सलामती और नेशनल सिक्योरिटी को एक वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम में देखें। उसका एक और बहुत अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन वो उस पर खत्म नहीं हो जाता। उसमें इकोनॉमिक, देखिए जब तक आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे आप अपनी आवाम को वेलफेयर नहीं दे सकते। आप अपनी आवाम के लिए जो है वो क्लाइमेट की वी कांट हैव प्रिपेयर्डनेस फॉर क्लाइमेट चेंज, हम फूड सिक्योर नहीं हो सकते। तो जब तक कि आपके पास खाने को नहीं है, और अगर हमारे मुल्क में वाकई सिक्योरिटी चाहिए तो उसमें सिटीजन्स की हेल्थ भी शामिल है, उनकी एजुकेशन, उनकी इकोनॉमिक लाइवलीहुड्स, ये सारी चीजें शामिल होकर एक जामे नेशनल सिक्योरिटी बनती है। तो ये मेरा ख्याल है कि यकीनन चेंज हो रहा है। आप देखें कि हमारा इस इनिशिएटिव का मकसद ये कि हम इनपुट ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी से भी लेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये भी बहुत आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत सारे थिंक टैंक्स जो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, जिस तरह SDPI आप सब जानते हैं, और भी इकोनॉमिक थिंक टैंक्स हैं हमारे बहुत जबरदस्त, और प्राइवेट सेक्टर में भी थिंक टैंक्स हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे काम करते हैं, जो कि उस सिस्टम से जिस तरह आप कह रहे थे वो नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास बहुत ज्यादा माशाल्लाह से टैलेंट है इस मुल्क में, कोई कमी नहीं है। हर कोई जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है अपनी तरफ से कि वो कोई अच्छी पॉलिसी रिकमेंडेशन दे जिसको कि हुकूमत सीरियसली कंसिडर करे। इस वजह से हमने ये पॉलिसी और इसको हम आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं। हसन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। कौमी सलामती के नई तारीफ़ की रोशनी में इस्लामाबाद डायलॉग का जो इनिशिएटिव लिया गया है उसके एक मुंतज़िम हसन अकबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की गुफ्तगू सुनना, सवाल करना। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जो भी हुकूमत आती है 2.5 साल के लिए आए या 10 साल के लिए आए, वो हर हुकूमत बुकरात होती है। जो माजी में आई सब बुकरात थे, अब जो आने वाले हैं वो भी बुकरात हैं। वो कहते हैं यार ये बस फजूल बात है, हम नए सिरे से ये काम शुरू करते हैं, नई मस्जिद दोबारा बनाते हैं। इस साइकी में इस तरह का जो इनिशिएटिव है जिसमें आपने मुस्तकिल डायलॉग्स की भी आलमी मिसालें दी हैं, इस डायलॉग को सस्टेन करना कितना बड़ा मसला है। दूसरे ये कि आपका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है उसमें सिर्फ सरकारी लोग हैं या बाहर के एक्सपर्ट्स और लोग भी शामिल होंगे या हैं? जी इसमें ये है, मैं आपको बताऊं कि कंटिन्यूटी, पॉलिसी की कंटिन्यूटी तो वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। हमने आइडेंटिफाई भी ये किया है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन 2014 में बना था और 2014 से इसमें बहुत काम किया गया। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की तरफ के लिए भी बहुत सारा काम किया गया, रिसर्च की गई
उस सबसे पहले सेक्रेटरी जो थे इस डिवीजन के 2014 में एम्बेसडर सादिक, वो उस वक्त उन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों में गए थे मुल्क के, आम आवाम से व्यू लेने के लिए, वो स्टूडेंट से भी मिले थे, टीचर से भी मिले थे, उसके ऊपर हमने बिल्ड किया। ये बिल्कुल कोई नई इख्तरा नहीं है, ये सोच काफी अरसे से चले आ रही थी, जो कि मुख्तलिफ लोग जो इस सिलसिले में काम कर रहे थे वो ये पहले से सोच रहे थे। तो इसके ऊपर हमने बिल्ड किया है, उसको और ज्यादा फाल करने की कोशिश की है। ये बिल्कुल कोई नई इजाद नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि जी पॉलिसी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो कि मुल्क से रिलेटेड कौमी मामलात हैं, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, इन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए। आने वाली हुकूमतों में भी इन पॉलिसीज़ को और इन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये कि हम करें। दूसरी बात ये कि नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में हमारे पास एक काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स है, जिसके अंदर हमने कोई तकरीबन 34 गालिबन वर्किंग ग्रुप्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ इशूज़ के अंडर, नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुख्तलिफ, उसमें एग्रीकल्चर पे भी है, उसमें क्लाइमेट पे भी है, उसमें जेंडर सिक्योरिटी भी है। और ये बहुत पहली दफ़ा इनिशिएटिव हमने लिया है कि हम जेंडर सिक्योरिटी को भी देख लें कि जेंडर और सिक्योरिटी का क्या इंटरप्ले है। उसके अंदर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स भी हैं, फॉरेन पॉलिसी के एरियाज भी हैं, और उसके अंदर सारे एक्सपर्ट्स नॉन गवर्नमेंट हैं, नॉन सरकारी हैं। ये वो लोग हैं जो कि बिजनेसेस में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का एक वर्किंग ग्रुप है, उसके अंदर हम लोग जो है वो राय लेते हैं उन लोगों से कि जो लोग यंग लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं। 7-7, 8-8 लोगों के ये ग्रुप्स हैं। कुछ उसमें हमारे फॉर्मर फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, कुछ एनालिस्ट हैं, कुछ में हमारे पास कुछ सिलेक्ट जर्नलिस्ट भी हैं। तो ये जो है तकरीबन 120 लोग बनते हैं गालिबन, जो कि बिल्कुल सरकार से रिलेटेड नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के हैं, सिविल सोसाइटी के, एनजीओ से ताल्लुक रखते हैं, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, एकेडमिया से ताल्लुक रखते हैं, जो कि हमें एडवाइस कर रहे हैं। जिनकी सोच जो ये हम आपको नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात बता रहा हूं मैं आपको, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी, ये सबकी एडवाइस को मद्देनजर रखते हुए, इस सारी फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए, इसमें उनकी भी इनपुट है। जरा अच्छा हसन, एक सवाल मेरा ये है कि एक तो एक यकीनन बहुत अच्छी बात है कि नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन को ब्रॉड किया आपने, क्लाइमेट चेंज की बात की और भी चीज़ों की बात की। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मौजूदा सीरीज ऑफ डायलॉग्स है या आने वाली सीरीज ऑफ डायलॉग्स हैं, उनमें पॉपुलेशन कंट्रोल पर कोई बात की जाएगी? क्योंकि जब तक इसको हमने काबू नहीं किया तो जीडीपी ग्रोथ या बाकी सारी चीज़ें आप जितना भी बढ़ा दें, दिस इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। और बाकी जितनी भी हैं, क्लाइमेट चेंज हो गई, फूड सिक्योरिटी हो गई, हेल्थ हो गई, इफ वी डिफाइन दोज एज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि पॉपुलेशन, एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन की वजह से ही ये सारी चीजें मजीद बुरी होती जा रही। थैंक यू जरार, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे और मैं आपको चाहता हूँ कि पॉपुलेशन बिल्कुल ऑन द रेडार है और आने वाले दिनों पे इस पे बात भी होगी, इस पे हम काम भी कर रहे हैं। ना ही सिर्फ पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं बल्कि हम अर्बनाइजेशन को भी देख रहे हैं। तो माइग्रेशन पैटर्न्स और अर्बनाइज जो स्ट्रेस है, अर्बन स्ट्रेस डेवलप हो रहा है हमारे यहाँ, हमारे शहरों पर भी हो रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ का और अर्बन स्ट्रेस दोनों का ताल्लुक पब्लिक सर्विस डिलीवरी के साथ है। और पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, आप आवाम तक अगर नहीं डिलीवर कर पाएंगे अपनी सर्विसेज, और पब्लिक सर्विसेज के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, रिसोर्सेज पे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, तो जाहिर बात है कि हर आने वाली हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला होगा। तो हम इस पे बहुत गहरी नज़र रखे हुए, आने वाले डायलॉग्स में इंशाल्लाह इस बात को भी आगे लेके जाया जाएगा। तो यकीनन ये हम इसको गौर से देख रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये पॉइंट रेज किया, क्योंकि मैंने बाकी चीजें जो मेंशन की थी इसमें ये हाईलाइट नहीं हुआ था। तो हम जरूर इसको देखें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हसन, प्रोडक्टिव आउटपुट, बेस्ट ऑफ लक टू योर इनिशिएटिव, क्योंकि वो बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जहाँ कलेक्टिव विजडम के साथ हम पॉलिसी बनाएं।
जैसे वुसत ने कहा कि पहले जो हुकूमत आती है वो नए सिरे से अपनी ईंट 1.5 ईंट की एक मस्जिद बना लेती है, तो बहुत जब तक ये पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं होगी तो हमारे मुल्क में ये जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा सकेगा। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।